हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल डूइंग। आई होप आप लोग सब अच्छे से होंगे। मेरा नाम है अंकिता लाल और आप लोग जानते हैं मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ एनसीईआरटी बायोलॉजी। तो आज जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोग सक्सेसफुली क्लास 9th में एंटर कर चुके हैं और क्लास 9th में हमने प्रीवियसली सेल पढ़ा था। तो सेल का ही कंटिन्यूएशन हम लोग आज पढ़ेंगे जो कि है टिश्यू। आप लोगों को कई बार मैंने क्लासेस में भी ये बॉडी प्लान बताया है कि शरीर का प्लान कैसा होता है। एक सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन्स बनती हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। ये मैंने 1000 बार बताया है। तो ये वही चीज़ है, उसी का कंटिन्यूएशन हो गया है कि नहीं। तो हम लोग क्लास 9th के चैप्टर नंबर 6 जो कि टिश्यूज़ कर रहे हैं। जैसा कि आपको बताया है मैंने कि क्लास 9 थोड़ा सा डिटेल है और साथ ही साथ थोड़ा सा लेवल हाई है, बट आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूँ और बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाऊंगी, एक एक चीज़ें समझाऊंगी और वो सारी चीज़ें जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो सब बताऊंगी। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और पूरे अच्छे से ये वाला चैप्टर करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। तो जो चैप्टर आप लोग स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं ये है टिश्यूज़। ठीक है, तो टिश्यूज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो पिछली क्लासेस में हमने देखा था कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होती हैं, जैसे एक ही सेल इतना काबिल होता है कि पूरा का पूरा जीवन बन सकता है। उसमें हमने अमीबा देखा था, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। पर आपको एक बात बताओ, सिर्फ एक सेल जीवन बन पाए तो वो कॉम्प्लेक्स जीवन नहीं होगा, वो बहुत सिंपल जीवन होगा, वो सिंपल चीज़ें कर पाएगा। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनना है, यानी थोड़ा सा मुश्किल काम करने की ज़रूरत पड़े, उसका शरीर का साइज़ बड़ा हो जाए या फिर उस एनिमल को अलग अलग काम करना, अलग अलग इन्वायरमेंट में रहना पड़े, तो उसको उस हिसाब से ढलना पड़ेगा और उसके ढलने के लिए उसके शरीर को भी उस लायक होना पड़ेगा। इसी वजह से एक सेल उस टाइम इनफ नहीं होता, तब टिश्यू बनने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ढेर सारे सेल बन के टिश्यू बनते हैं और उन ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं। तो यही चीज़ अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसा टिश्यू काम करता है। चलो उसको डिटेल में देखते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये टिश्यू है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कितने सारे इसमें छोटे छोटे सेल है। एक टिश्यू का स्ट्रक्चर काट के दिखाया, तो यानी बहुत सारे सेल मिले हुए हैं। आपको दिख रहा है ये न्यूक्लियस है, ये एक सेल है और ये ऐसे बहुत सारे सेल मिले हुए हैं, तब जाकर टिश्यू बन पाया है। अच्छा, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया है ना। चलो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एक बहुत ही स्पेशल सा फीचर होता है, वो है डिवीजन ऑफ लेबर। मैं इसको बताती हूँ उसका क्या मतलब होता है। इसको हम लोग कहते हैं श्रम विभाजन। ठीक है, श्रम का विभाजन हो रहा होता है। ठीक है, तो ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो श्रम विभाजन है। यहाँ श्रम क्या है, एक सेल को अगर आप सारा श्रम करने दे दो, काम करने दे दो, लेबर करने दे दो, तो वो इनफ नहीं होगा। तो क्या करते हैं, ढेर सारे सेल में उसको बांट दिया जाता है और जब बांट दोगे तो सबका अपना अपना काम हो जाएगा। तो एक फुल ऑर्गेनिज्म को काम करने में आसानी होगी जब वो अपने काम बांट देगा। सिंपल है, लाइफ में भी यही होता है। अगर आपको बॉस ने 10 पीपीटी दी बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल दिया मैंने आपको, या फिर आपको किसी ने बोला कि 10 रोटियां बनानी है और अगर आप अपने भाई बहनों में बांट दो कि तुम आटा सान दो, तुम बेलन बेल दो, तो वो आसान हो जाएगा ना आपके लिए, फटाफट काम हो जाएगा। वही चीज़ हो रही है हमारी बॉडी में, जो हम आसपास देखते हैं वही होता रहता है। तो कुछ भी ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है, समझ समझ के पढ़ना है। ओके, तो हमने देख लिया डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है, तो सेल्स जो हैं वो स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं, ऑब्वियस सी बात है। अब ये जो ग्रुप ऑफ सेल हैं जो एक जैसे दिखते हैं और एक जैसा काम भी करते हैं, उनको ही टिश्यू कहते हैं। अगर आपसे कोई डिफिनीशन पूछे टिश्यू का, तो वैसे ग्रुप ऑफ सेल जो एक जैसे ही दिख रहे हैं, ठीक है, एक जैसे दिखते हैं स्ट्रक्चर में। दिखने का मतलब यहाँ पे हुआ स्ट्रक्चर, एक जैसा जिनका स्ट्रक्चर है और वो एक तरह का काम कर रहे हैं साथ मिलकर। ठीक है, एक तरह का काम कर रहे हैं साथ मिलकर, तब उनको हम लोग कह देंगे टिश्यू।
ठीक है, समझ में आ गया आपको, यानी कि एक टिश्यू होगा तो वो उसमें एक तरह के ही सेल होंगे, इतना हम समझ गए। आगे अगर बात करें तो प्लांट और एनिमल जो है उनमें अलग तरह के टिश्यू होते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट की अलग रिक्वायरमेंट है, एनिमल की अलग रिक्वायरमेंट है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, अगर हम लोग प्लांट की बात करें तो प्लांट अगर इसको मैं प्लांट बताऊँ तो प्लांट एक जगह ही जो जड़ से लगा हुआ रहता है, उसमें नो मूवमेंट, देयर इज़ नो मूवमेंट, मूवमेंट की ज़रूरत नहीं होती। बट एनिमल्स, अगर हम एनिमल को ले लें तो एनिमल में मूवमेंट हो रहा होता है, वो चल फिर रहा होता है। तो ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने कि किस तरह से एनिमल और प्लांट जो है वो अलग है, ठीक है। और इस वजह से उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी ज़रूरतें भी तो अलग हो जाएंगी ना, ज़रूरत जो है वो भी अलग हो जाए। तो जो ज़रूरतें हैं वो अलग अलग है ना, ज़रूरतें अलग अलग हैं, और अलग अलग ज़रूरतों के वजह से ही ये जो है वो प्लांट और एनिमल अलग अलग तरह की इनमें टिश्यूज़ होती हैं। समझ गए आप लोग? ठीक, इस वजह से डिफरेंट टिश्यूज़ होती हैं। तो अब हम लोग यही बात करेंगे, हम लोग प्लांट और एनिमल के टिश्यूज़ की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये डिफरेंस की जो मैं बात करी थी उसको डिटेल में बताती हूँ। प्लांट के बारे में बताया, वो स्टेशनरी हैं, फिक्स्ड है, यानी एक जगह लगे हुए हैं। अब इस वजह से उनको एक जगह ही खड़ा रहना पड़ता है। अब अगर एक जगह ही खड़ा रहना पड़ता है तो उनको उसी तरह के टिश्यूज़ चाहिए ना जो उनको सपोर्ट कर सके वहाँ खड़े रहने के लिए, तो उनकी टिश्यू थोड़ी अलग हो जाएगी, है कि नहीं? तो जो ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो सपोर्ट करते हैं वो डेड टिश्यू सेल से बने होते हैं। अब ऐसा क्यों है, डेड सेल से क्यों बने होते हैं? क्योंकि अगर ये लाइव सेल से बने रहे ना, ऐसे सेल जो कि जिंदा हैं, तो वो ना अपनी नीड्स खोजेंगे, वो भी ग्रो करना चाहेंगे, तो वो सपोर्ट नहीं दे पाएंगे, वो सपोर्ट लेने लगेंगे, है कि नहीं? इसी वजह से जो सपोर्टिव टिश्यू होती हैं प्लांट की वो डेड सेल से बनी होती हैं, सिंपल सी बात। अच्छा, अब अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो कुछ टिश्यूज़ जो प्लांट के होते हैं वो पूरी ज़िंदगी डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। वैसे टिश्यूज़ को जो है जिनमें डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। आगे बताऊंगी, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एनिमल्स की बात की जाए तो ये बस अंतर बता रही हूँ। एनिमल्स की बात की जाए तो एनिमल्स मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको खाने की ज़रूरत चाहिए, उनको रिप्रोड्यूस करने के लिए एक साथी की ज़रूरत चाहिए, मेट की, और शेल्टर यानी कि छाँव की ज़रूरत चाहिए। तो इसी वजह से वो मूव करते हैं। और ज़्यादातर टिश्यूज़ जो होते हैं इनमें लिविंग होते हैं। तो एक अंतर तो इधर ही दिख गया, प्लांट के जो टिश्यूज़ हैं वो डेड होते हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, और एनिमल में लिविंग होते हैं। दूसरी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो जो एनिमल के सेल का ग्रोथ होता है वो ज़्यादा यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। वो यूनिफॉर्म सेल ग्रोथ होता है। यूनिफॉर्म का मतलब हुआ कि एक तरह का, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि डिवाइडिंग नॉन डिवाइडिंग रीजन है जैसे प्लांट में है, ठीक है। एनिमल में ऐसा कुछ नहीं होता है। एनिमल में सिंपल सी चीज़ है, एक तरह के होते हैं, यूनिफॉर्म मतलब एक तरह का, ठीक है। तो इस तरह से आपने अंतर देख लिया। जब इनमें इतना अंतर है तो उनके टिश्यूज़ में भी तो अंतर होगा ना। यही इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, प्लांट के टिश्यूज़ को और एनिमल के टिश्यूज़ को डिटेल में, और ये कहाँ पाई जाती हैं, क्या लोकेशन, और एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वो सब बताऊंगी और सब पढ़ाऊंगी। चलो प्लांट की टिश्यू से स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट, नाम याद रखना, ठीक है। तो प्लांट के टिश्यूज़ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। अभी मैं इसको भी डिटेल में बताऊंगी। देखो, मेरिस्टेमेटिक ऐसे होते हैं ना जो नाम से आपको नहीं दिख रहा। परमानेंट का क्या मतलब आप समझते हो? परमानेंट से क्या समझते हो? कि जो परमानेंटली है वहीं पर है। तो परमानेंट से आप समझ रहे हैं कि परमानेंट हो गया, यानी क्या क्या परमानेंट है, ग्रोथ नहीं होगी, ये परमानेंट है, एक बार जितने तक आ गए। लेकिन मेरिस्टेमेटिक ऐसे होते हैं जो डिवाइड करते रहते हैं, यानी वो परमानेंट नहीं है, वो डिवाइड करते रहेंगे, नंबर बढ़ाते रहेंगे अपने, ठीक है। तो डिवाइडिंग टिश्यू है, यही सबसे इंपॉर्टेंट पहले जानना है। लेकिन एक और चीज़, एग्जाम में अगर मेरिस्टेमेटिक आए तो ये कभी भी एनिमल में नहीं होगा, ये प्लांट में होगा। तो क्वेश्चन आ सकता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज फाउंड इन हुम, इन विच ऑर्गेनिज्म। अगर मैं बेटर फ्रेज करूँ तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर फाउंड इन विच ऑर्गेनिज्म। सो ऑप्शन माइट बी प्लांट, एनिमल, नन ऑफ द अबव, और मोर, वन ऑफ मोर वाला। तो आप क्या आंसर लगा के आओगे? आप लगा के आओगे प्लांट्स, क्योंकि प्लांट ही है जिनमें मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट वाला डिवीजन है। बट एनिमल्स में थोड़ा दूसरे तरह का डिवीजन है जो हम देखेंगे। अब अगर ये फ्लो चार्ट आप ध्यान से देखें तो यही चीज़ हम पढ़ेंगे प्लांट की टिश्यू में। मेरिस्टेमेटिक में भी तीन तरह के होते हैं, एपिकल, लैटरल, इंटरकैलरी। वैसे ही परमानेंट में भी दो तरह के, सिंपल, कॉम्प्लेक्स। सिंपल में भी तीन टाइप है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा।
स्क्लेरेन्काइम में भी दो पार्ट है, फाइबर और स्क्लेरेट, और कॉम्प्लेक्स भी दो तरह के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। और ये जो आपको फ्लो चार्ट दिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में आने के चांसेस हैं। पर मैं ये सारी आपको ये बहुत क्लिष्ट दिखने वाले जो शब्द हैं और ये खतरनाक शब्द हैं, ये सब मैं इतना आसान नहीं से बताऊंगी ना कि इस चैप्टर के एंड आते थे जब आप इस फ्लो चार्ट को दोबारा देखोगे अपनी PDF में या खुद से नोट्स बना रहे हैं तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, दिमाग आपका बोलने लगेगा कि एपिकल क्या था, लैटरल क्या था। मैं एकदम सिंपल कर दूंगी आपके लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से जब हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ मैं आप लोगों के लिए यहाँ बनाती हूँ, लिखती हूँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्योंकि हम वही पढ़ने वाले हैं अभी, राइट। मेरिस्टेमेटिक, ओके। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आपके लिए मैं डालूंगी सबसे पहला फीचर ये कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर इन स्पेसिफिक रीजन, और ये डिवाइडिंग टिश्यूज हैं। क्या है? डिवाइडिंग टिश्यूज है, डिवाइड करते रहते हैं। पहली चीज तो ये देख ली हमने। दूसरी चीज क्या मैंने आपको बताया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ना, रीजन पे डिपेंड करते हुए, डिपेंडिंग ऑन द रीजन, रीजन यानी कि जगह, किस जगह पे ये टिश्यू है इस पे डिपेंड करते हुए ये भी टाइप के 3 तरह के होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, वेयर दे आर प्रेजेंट, यानी कि कहाँ उपस्थित हैं ये टिश्यूज, किधर उपस्थित है या कहाँ उपस्थित है, इसके देखते हुए भी ये 3 तरह के होते हैं, 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। ओके, एक मिनट में इसको अच्छे से बढ़िया से बनाती हूँ। 3 तरह के होते हैं। ओके, चलो मैं आपको बताती हूँ। पहला होता है एपिकल, पहला होता है एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, मेरिस्टेम। दूसरा ये जो ऊपर लिखा हुआ है लैटरल मेरिस्टेम, और तीसरा होता है इंटरकैलरी। अब अगर मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी ना तो आप लोग को सब समझ आ जाएगा कि ये जगह की क्या बात करी थी, जगह होते हुए उपस्थित होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पोजीशन के बेसिस पे, जगह का मतलब पोजीशन के बेसिस पे। आप देखो, एपिकल का मतलब एपेक्स, सुना आपने शब्द एपेक्स, APEX, जो भी एपेक्स प्रीडेटर या एपेक्स वर्ड, एपेक्स का मतलब होता है ऊंचाई पर जो हो, ऊपर हो, अगर किसी चीज को लेकर ऊंचाई, ऊपर, सबसे ऊपर का, सबसे बेस्ट, इसके लिए भी कभी कभी यूज करते हैं। पर इंग्लिश है भाइयों बहनों, इंग्लिश जो है ना, एक सब्जेक्ट का, एक वर्ड का बहुत मीनिंग हो सकता है, बट हम यहाँ सिंपल वाला लेंगे जो हमारे काम का है। तो जो एपेक्स चीज होती है यानी ऊपर, यानी कि जो ऊपर के तरफ का मेरिस्टेम है वो है एपिकल मेरिस्टेम, ठीक, क्योंकि एपेक्स और एपिकल एपेक्स से ही आया है। तो अगर ये एक टिश्यू है तो आपको सबसे ऊपर में दिख रही है एपिकल मेरिस्टेम, अभी ये सबसे ऊपर में है, तो ये क्या मदद कर रहा होगा, सबसे ऊपर से नंबर बढ़ेगा, मतलब ये कोई इतना छोटा था फिर और ऊंचा गया, फिर और ऊंचा गया, यानी क्या बढ़ रही है, ये बढ़ रही है हाइट, है कि नहीं। अगर कोई ऐसी चीज थी और बढ़ा तो बढ़ क्या रहा है, बढ़ रहा है हाइट। तो यानी कि एपिकल मेरिस्टेम जो है वो हाइट इंक्रीज कराता है, पता चल गया आपको। दूसरी पिक्चर इंटरकैलरी, अभी देखो इंटरकैलरी, इंटर जब भी कोई चीज होता है ना, मतलब बीच में होगा किसी चीज के, कभी भी कहीं पे किसी भी शब्द में इंटर लगा होना तो वो बीच में होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो बीच में होता है, किसके, इंटरनोड्स के बीच में। ये देखो एपिकल और लेटरल के बीच में है कि नहीं इंटरकैलरी, है ना। तो ये जो है ये इंक्रीज करता है इंटरनोड्स का लेंथ, इंटरनोड का, ये इंटरनोड। अच्छा, पिछले क्लासेस अगर आप लोग रिवाइज करें, आई सीरियसली वांट यू ऑल टू रिवाइज, आप लोग प्लीज रिवाइज करें। देखो क्लासेस चलती रहेंगी, आप लोगों के एग्जाम में अभी टाइम है, बड़ा सही समय है कि एनसीईआरटी खत्म करके रख लो, साइंस को पक्का करके रख लो, ताकि दूसरे सब्जेक्ट्स पे मूव कर पाओ। तभी ना आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा कि एक सब्जेक्ट कर लिया तो बोझ हल्का होगा और ना बहुत अच्छे से पेपर कर लोगे। तो रिवाइज करो, ठीक है। इतनी बात इसलिए मैंने इतना लेक्चर दिया आप लोगों को। तो जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम इंटरनोड्स की लेंथ बढ़ाता है। जब मैं आपको प्लांट पढ़ा रही थी 6th क्लास और 7th क्लास में, हमने प्लांट के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, तो मैंने इंटरनोड्स बताई थी कि 2 नोड के बीच का जो जगह होता है उसको इंटरनोड बोलते हैं। और नोड जो है वो स्टेम के पास होता है, ये स्टेम में होते हैं नोड्स, और यहीं से लीफ निकलता है,
ठीक है, ये स्टेम में होता है। तो इंटर कैलरी मेरिस्टेम जो है वो इंटरनोड की लेंथ बढ़ा देता है, ये इंटरनोड से इनकी लेंथ बढ़ाता है, यानी ये भी लेंथ बढ़ाने में मदद करा, कहीं ना कहीं हाइट से रिलेटेड है। उसके बाद आता है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम थोड़ा अलग काम करता है, ये गर्थ यानी कि मोटाई बढ़ाता है ये, ठीक है। ये देखो, ये देख रहे हो किस तरह से इसका एरो बीच में डला हुआ है, यानी कि ये कुछ देर के बाद ऐसा हो जाएगा, कुछ देर के बाद और बढ़ेगा, यानी मोटाई बढ़ा रहा है। कौन? लेटरल मेरिस्टेम, और ये सबसे नीचे है। तो यानी कि एपिकल मेरिस्टेम सबसे ऊपर था तो हाइट बढ़ा रहा था, इंटर कैलरी बीच में था तो वो इंटर नोड्स की लेंथ बढ़ा रहा था, क्योंकि इंटर नोड जो है वहीं से लीफ निकलेगा, वो स्टेम में होता है। और लेटरल सबसे नीचे है तो ये मोटाई बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए हो गए मेरिस्टेम टिश्यूज और इसकी लोकेशन हो गई, बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। अच्छा, लेटरल मेरिस्टेम जो है उसका एक दूसरा नाम भी है। लेटरल मेरिस्टेम की जगह अगर एग्जाम में कैम्बियम लिखा रहे, ठीक है, या फिर लेटरल मेरिस्टेम और कैम्बियम, तो एक ही बात है भाइयों बहनों। ओके माय फ्रेंड्स, भाइयों बहनों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लेटरल मेरिस्टेम और कैम्बियम एक ही चीज़ है। और इंटर कैलरी मेरिस्टेम के बारे में एक और चीज़ बता दूं कि इंटर कैलरी मेरिस्टेम जो होती है वो नोड्स के पास होती है, तो बता ही दिया मैंने आप लोगों को। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की, तो ये बहुत एक्टिव होते हैं, ठीक है। अगर ये ग्रोथ कर रहे हैं, ये डिवाइडिंग टिश्यूज़ हैं, तो ये एक्टिव तो होंगे ही, एक्टिव होंगे तभी तो ये ग्रोथ कर रहे हैं। एक्टिव अगर कोई इंसान होता है तो वो एक्टिव होता है तभी तो चल पाता है। इस वजह से इनके कुछ फीचर्स हैं, वो फीचर्स मैं आपको बता देती हूँ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में साइटोप्लाज्म, अभी पिछले के क्लास में हमने सेल किया, आप सबको मैंने साइटोप्लाज्म वगैरह चीज़ें बताई हैं। डेंस साइटोप्लाज्म होता है, थिन सेल्यूलोज की वॉल होती है। अच्छा, आपको पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था ना कि सेल्यूलोज जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ये सेल वॉल में होता है, मैंने आपको बताया था ये वाला चीज़, ठीक है। तो सेल्यूलोज जो है वो उसकी वॉल थिन हो गई, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। अगर ये वॉल थिक हो गई तो एक्टिव कैसे रहेगा, डिवाइड कैसे कर पाएगा। तो हर चीज़ का यहाँ पे सेंस बनता है, तुक बनता है। थिन सेल्यूलोज की वॉल है, और सबसे बड़ी बात है इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, यानी कि इसका जो न्यूक्लियस है बहुत प्रोमिनेंट है। ये इसका किसकी बात कर रही हूँ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। इसके न्यूक्लियस बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, सेल से ही तो बना है, तो अगर आप इसका न्यूक्लियस देखोगे तो आपको एकदम बड़ा बड़ा सा दिखेगा, मतलब पता चल जाएगा, ओके। और उसके अलावा ये है कि इसमें वैक्यूल्स नहीं होते, तो ये हो गया काम का पॉइंट, लैक वैक्यूल्स नहीं होते। पिछली क्लास में वैक्यूल भी बताया था मैंने आप लोगों को, इसलिए पिछली क्लास देखनी ज़रूरी है। ये स्टार्टिंग में मुझे बता देना चाहिए था आप लोगों को, चलो मैं बीच में बता रही हूँ। ये क्लास अगर समझनी है तो पिछली क्लास देख कर आनी पड़ेगी, जो कि था लेक्चर ऑन सेल, क्लास 9th का लेक्चर था। इससे पहले का क्लास देखकर तब ये देखो तो समझ आएगा। तो इसमें वैक्यूल्स नहीं होते मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। इस तरह से हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को बढ़िया से समझ लिया है। अच्छा, एक और चीज़, जब न्यू सेल प्रोड्यूस करते हैं मेरिस्टेम को, तो वो बिल्कुल मेरिस्टेम जैसे ही होते हैं, जैसे कि वो मैच्योर करते हैं। कुछ देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कुछ समय के बाद मैच्योर कर जाएंगे, ठीक है, ये कुछ समय के बाद मैच्योर यानी कि परिपक्व हो जाएंगे, और मैच्योर होकर इनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाएगी, और ये जो है बाद में परमानेंट बन जाएंगे, यानी कि ये बाद में परमानेंट हो जाएंगे, इनकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो परमानेंट में बदल जाएगी। तो इसका मतलब मैंने किस चीज़ का इंट्रोडक्शन दिया, मूवी में टीजर आता है ना, तो ये टीजर था, किसका टीजर था, परमानेंट टिश्यू का टीजर था। तो यानी अब हम लोग समझेंगे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के बारे में मैंने बता दिया, डिवाइड नहीं करते। अच्छा, डिवाइड कैसे होता है सेल में, सेल डिवीजन के थ्रू, जो प्रोसेस हमने देखा था, मियोसिस, माइटोसिस, दो तरह की तरीके थे जिससे सेल डिवाइड कर रहा था, है कि नहीं। डिवीजन जो हमने देखा था वो क्या देखा था, सेल में दो तरह का देखा था, माइटोसिस, मियोसिस, पिछली क्लास में ही, इसलिए बोल रही हूँ, देख के आओ ये वाली क्लास, तो बड़े अच्छे से समझ आएगा आप लोग के लिए। तो माइटोसिस, मियोसिस, सेल डिवीजन। लेकिन ये क्योंकि परमानेंट है तो क्या इसमें सेल डिवीजन होगा, नहीं होगा। सो नो सेल डिवीजन, सेल डिवीजन नहीं होगा क्योंकि परमानेंट है, तो सेल डिवाइड करने की कैपेसिटी खो चुका है। दूसरी चीज क्या है, ये प्रोसेस जिसे ये परमानेंट बनते हैं, द प्रोसेस बाय विच दे बिकम परमानेंट, प्रोसेस बाय विच दे बिकम परमानेंट, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हमने अभी ऊपर देखा, अगर यही डिफरेंशिएट कर गए तो क्या बन जाएंगे, परमानेंट टिश्यू, राइट। तो इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। अच्छा चलो, अब हमने इसका भी डिवीजन देखना है। आपको बताया था
तो परमानेंट टिश्यू का यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें भी पार्ट्स हैं। इसका डिवीजन है सिंपल और कॉम्प्लेक्स के बीच में। एक सिंपल होता है, एक कॉम्प्लेक्स। नाम से ही कितना सिंपल है ना। सिंपल वाले सिंपल होंगे, कॉम्प्लेक्स वाले कॉम्प्लेक्स होंगे। लेकिन क्या सिंपल होगा, क्या कॉम्प्लेक्स होगा, उनका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यही हम देखेंगे। सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो हैं उनके बारे में बात करते हैं। ये देखो, ये जो पिक्चर मैंने लगाई है ना, ये पिक्चर है सेक्शन ऑफ स्टेम की। क्या है ये? सेक्शन ऑफ स्टेम। एक स्टेम का सेक्शन कटा हुआ है, ठीक है। ये इसीलिए दिखाया, इससे आपको पता चल जाएगा कि हम ये टिश्यू क्या पढ़ रहे हैं। स्टेम में टिश्यू होगा, ऑब्वियसली टिश्यू से बना होगा। तो देखो, ये आपको एपिडर्मिस दिख रहा है। एपिडर्मिस सबसे ऊपर वाली लेयर होती है। इसी के नीचे आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, सारे सिंपल परमानेंट टिश्यू, जो हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक। और फिर इसमें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज भी आपको दिख रहे होंगे, जैसे कि जाइलम, ठीक है, और फ्लोएम। ये कॉम्प्लेक्स हैं। यानी इस वाले पिक्चर में आपको पता चल जाएगा कि देखो इतने अलग अलग तरह के टिश्यूज हैं, तब जा करके एक स्टेम बन पाया है। इजंट इट अमेजिंग, राइट। चलो, तो सेक्शन ऑफ स्टेम देख लिया हमने, मतलब परमानेंट टिश्यू के लिए सेक्शन ऑफ स्टेम दिखा दिया। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, हम लोग इसका जो डिवीजन देख रहे थे, ये भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। परमानेंट टिश्यू पीटी लिख देती हूँ, ओके, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे ऐसे कर देती हूँ। परमानेंट टिश्यू का भी 3 टाइप है। पहला टाइप है सिंपल, 2 टाइप है, सॉरी, और दूसरा कॉम्प्लेक्स। तो पहले हम लोग सिंपल से ही शुरू करते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो होती हैं, उसमें सबसे पहला अगर हम लोग देखें सिंपल परमानेंट टिश्यू को, तो उसमें सबसे पहले बात पता है मैंने आपको, एपिडर्मिस के नीचे है। एपिडर्मिस जो होता है सबसे ऊपर वाला लेयर होता है, ठीक है। तो ये 3 तरह के होते हैं, पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, देखो ये जो नाम मैं बता रही हूँ ना, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, इसमें आपके लिए जानने का ज़रूरत इस पॉइंट पे ये नाम है, ठीक है। कि एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, पैरेन्काइमा, पहली चीज़ तो है क्या, तो टिश्यू है। दूसरी चीज़ किस में पाई जाती है, तो प्लांट में। तीसरी चीज़ प्लांट में भी किस तरह का टिश्यू है, तो परमानेंट। चौथी चीज़, अगर और डिटेल जाना चाहे बीपीएससी, तो परमानेंट में कौन सा है, सिंपल या कॉम्प्लेक्स। यानी हम यहाँ बीसीडब्ल्यू में आप लोगों को एक लेवल नहीं, हाईएस्ट लेवल तक बताएंगे, ताकि अगर से नीचे का भी लेवल आए तो आपके मजे हैं, फिर तो बल्ले बल्ले, फिर हम पार्टी करेंगे। लेकिन अगर आपको सिंपल लेवल की बात बताऊं तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक बता देती हूँ, ताकि आप लोगों को कभी दिक्कत ही ना हो। चलो, तो पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा। अगर मैं आपको ये चीज़ दिखाऊं यहाँ पे, तो यही है पैरेन्काइमा टिश्यू, कोलेन्काइमा टिश्यू एंड स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। अब इसकी तीनों के फीचर्स हैं जो हमें जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो तीनों के एक एक करके फीचर देखते हैं। पैरेन्काइमा की बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा कॉमन है, ये मोस्ट कॉमन, यानी कि अगर आप कोई भी प्लांट निकाल के देख लो ना, तो आपको पैरेन्काइमा मिल ही जाएगा, मोस्ट कॉमन है। इसके बारे में बताया जाए तो थोड़ा सा इसके थिन सेल वॉल्स होती हैं, पतली सेल वॉल्स होती हैं इसमें। दूसरी चीज़, इसके कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ क्या क्या है, फिर कोलेन्काइमा अलग से ही बता दूंगी। हाँ, मोस्ट कॉमन है थिन सेल वाले। दूसरी चीज़ कि इसमें लिविंग सेल्स होंगे, ठीक है, लिविंग सेल्स, एंड आर यूजुअली अरेंज्ड, यूजुअली नहीं, लूजली अरेंज्ड, आई एम सो सॉरी, लूजली अरेंज्ड होते हैं। लूजली अरेंज का मतलब, अगर आपको इसकी मैं पिक्चर दिखाऊं तो सब चिपके चिपके नहीं रहेंगे, अंदर में आपको स्पेस भी दिखेगा पैरेन्काइमा का, ठीक है। अनस्पेशलाइज टाइप के हैं, मतलब बहुत स्पेशलाइज नहीं किया हुआ है इसको कि ये यही काम करोगे तुमको इतना ही करना है, वैसा नहीं है, ठीक है। उसके अलावा ये टिश्यू का जो काम है, इसका काम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ब्लैक पेन से लिख देती हूँ। यूजुअली स्टोर्स फूड, ठीक है। इनका काम जनरली क्या है, खाना को स्टोर करना। पैरेन्काइमा का काम जो है वो क्या है, खाना को स्टोर करना, ओके। उसके अलावा कुछ सिचुएशंस में इसमें क्लोरोफिल भी होती है, और अगर क्लोरोफिल होगा तो ये क्या काम करेगा बताइए, फोटोसिंथेसिस, वेरी गुड। कुछ केसेस में, इन सम केसेस इट हैज क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल जो है वो इसमें फोटोसिंथेसिस करवाता है। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है ये बताती हूँ, ये नहीं है कि कुछ केसेस में क्लोरोफिल है, अगर क्लोरोफिल आ गया तो इसका नाम बदल जाता है, इसका नाम हो जाता है क्लोरेन्काइमा। क्या हो जाता है, क्लोरेन्काइमा। ये वैसे ना पहचानना भी आसान है, इसका जो स्टार्टिंग का है ना क्लोरेन,
ये इसी से पता चल जाए कुछ तो क्लोरो से रिलेटेड है। ये क्लोरो क्या है, क्लोरोफिल है। तो ये हो गया आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़, ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक, क्योंकि यही क्वेश्चन बनता है, ऐसी चीज़ें क्वेश्चन बनती हैं। तो कुछ केस में इसमें क्लोरोफिल भी होता है, तो ये क्लोरीन काइमा कहला जाता है। अगर एक्वेटिक प्लांट्स की बात की जाए, जो मानिए कि जो पानी में रहते हैं, इन एक्वेटिक प्लांट्स में जो है ये जो पैरेन्काइमा है, ये पैरेन्काइमा जो इसमें कैविटीज़ होती हैं, इट हैज़ एयर कैविटीज़ होती हैं इसमें, यानी कि इसके बीच में हवा वाली जगह होती हैं बीच बीच में, जिस वजह से क्या करता है, हेल्प्स देम इन फ्लोट करने में मदद करता है। किस में मदद करता है, फ्लोटिंग में मदद करता है, ठीक है। और तब इसको कह देते हैं, इट इज कॉल्ड एरेनकाइमा। नाम भी काफ़ी हेल्प करेगा आपको, एरेनकाइमा। इसको मैं नीचे लिख देती हूँ, नहीं तो ये फ्लेक्सील का आ जाएगा तो आप लोग को ये दिखेगा नहीं। देन इट इज कॉल्ड एरेनकाइमा। अब ये भी हो गया आपके काम का सामान, ये भी हो गया एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। तो क्लोरेनकाइमा, एरेनकाइमा ऐसे भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि एरेनकाइमा इज फाउंड इन, तो आप लिख दो के आओगे किसमें, एक्वेटिक प्लांट्स में। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि एरेनकाइमा जो है वो किस तरह का टिश्यू है, किस में पाया जाता है, तो प्लांट्स में। तीसरी चीज़ ये पूछ सकते हैं कि एरेनकाइमा जो है वो क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ पेरेनकाइमा विच इज़ अ सिंपल परमानेंट टिश्यू। ओके, तो इस तरह से हमने ख़त्म कर दिया पेरेनकाइमा, ठीक है। पेरेनकाइमा इज़ डन एंड डस्टेड। अब हम लोग दूसरा जो करेंगे वो है विच इज़ व्हाट, कोलेनकाइमा, ठीक है। ये देखो 9th क्लास है ना, इसमें डिटेल थोड़ा जाते हैं, लेकिन चिंता नहीं करना, हम एंजॉय करके पढ़ेंगे। क्लासेस थोड़ी बड़ी होंगी और 9th क्लास में थोड़ा डिटेल होगा, तो आप लोग अपना अच्छे से, आपको टाइम भी मिलेगा क्लासेस के अपलोड होने के बीच में, उसमें आप रिवाइज करके रखेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करके रखेंगे। कोलेनकाइमा की बात की जाए तो इट इम्पार्ट्स फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट। कोलेनकाइमा का काम है फ्लेक्सिबिलिटी देना, फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लचीलापन, ठीक है। प्लांट्स को, कभी पेड़ को देखा है, कोई पत्ता उठाओ, पत्ता ही नहीं, चलो कोई पेड़ उठाया, उसका आप स्टेम देखोगे ना तो वो हल्का मुड़ सकता है, लचीला सा होता है। ये क्यों हो पाता है, क्योंकि उसमें कोलेनकाइमा है, ठीक है। तो इस वजह से जो टेंड्रिल्स होती हैं ना, टेंड्रिल्स एंड स्टेम्स ऑफ क्लाइंबर्स, आपको याद है एक क्लास में हमने जब प्लांट्स को पढ़े थे तो हमने क्लाइंबर्स और क्रीपर्स किया था। क्लाइंबर्स ऐसे पेड़ होते हैं जो कि किसी का सहारा लेके छज्जे वज्जे पे चढ़ जाते हैं, और टेंड्रिल हमने देखी थी, और मैंने आपको बताया था कि इस तरह का एक स्ट्रक्चर था, जैसे मटर का आप पेड़ ले लो, उसमें इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा सा, इसको कहते हैं टेंड्रिल, ठीक है। ये टेंड्रिल जो है ना, यही क्लाइंबिंग वगैरह में मदद करता है। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। क्यों सॉफ्ट होते हैं यार, फ्लेक्सिबल होते हैं, क्यों, क्योंकि इनमें कोलेनकाइमा होता है। यानी कल को एग्जाम में आपसे पूछ दे कि क्लाइंबर्स में किस तरह के टिश्यू होते हैं, तो आप लिख के आओगे कोलेनकाइमा, क्योंकि इसमें लचीलापन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और अभी आप सोच रहे होगे कि एक तो बहुत ज़्यादा है, बहुत डिफिकल्ट, कैसे याद होगा। बिल्कुल आराम से याद होगा। याद करने का एक ही तरीका है, दो ही तरीका है, रिविजन एंड क्वेश्चन बनाओ, फट से याद हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कोलेनकाइमा के बारे में ये है कि ये लीफ के स्टॉक्स में पाया जाता है, लीफ स्टॉक्स, फाउंड इन लीफ स्टॉक बिलो एपिडर्मिस। मतलब वही मैंने बताया ना, पत्तों में भी लचीलापन रहता है। इसकी जो टिश्यूज़ हैं, इसकी द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज़, सेल्स जो हैं इसकी भी सेल्स लिविंग है, सेल्स जो हैं वो लिविंग है। अच्छा, आप इस चीज़ से मत कंफ्यूज होना कि ये डिवाइड नहीं कर रहे हैं तो ये लिविंग कैसे हैं। डेड का मतलब हो गया डेड, कुछ नहीं कर सकते, खत्म हो गए जीवन। लेकिन लिविंग का मतलब है जीवन है, डिवाइड नहीं कर रहे हैं तो क्या, बट जीवित तो है ही ना, तो इसके सेल्स भी लिविंग होते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस होता है, लेस इंटरसेलुलर स्पेस, कम इंटरसेलुलर स्पेस होता है। कम का मतलब क्या हुआ कि इससे पहले हमने पेरेन्काइमा में देखा था कि बहुत बीच बीच में जगह, चलो पिक्चर दिखा देती हूँ, अब इससे बोलने से क्या ही फायदा होगा। ये देखो पेरेन्काइमा के बीच में आपको दिख रहा है कितना सारा इंटरसेलुलर स्पेस है। देखो सेल्स के बीच का जो जगह है उसी को इंटरसेलुलर बोल रहे हैं, ठीक है। इंटर माने मैंने अभी बताया, इंटर किसी भी चीज़ में होता है तो बीच के लिए होता है, वो डिनोट ही कर रहा होता है बीच। तो अब देखो पेरेन्काइमा के बीच में कितना सारा स्पेस है, लेकिन कोलेनकाइमा कितना चिपका हुआ है, कुछ जगह दिख रही नहीं, तो वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। जो हमने देखा, जो हमने पढ़ा वही हमने देखा। ये देखो, ये देखो,
ये 2 सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन है मतलब कि ऊपर से काटा है, स्लाइस में काटा, और ये लॉन्गिट्यूडनल है यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वे में काटा हुआ है। तो दोनों सेक्शन में आपको ये दिख जाएगा, आपकी ईज के लिए लगाया पिक्चर, ठीक। कॉलेनकाइमा देख लिया, स्क्लेरेनकाइमा देख लिया, सॉरी कॉलेनकाइमा, पेरेनकाइमा। अब हम लोग देखेंगे स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा में भी जो एग्जाम का मसाला है वो मैं बताऊंगी आप लोग को, ओके। चलो, स्क्लेरेनकाइमा की अगर हम लोग बात करें तो स्क्लेरेनकाइमा जो है ना वो प्लांट को मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, ठीक है, इसको बहुत ही मजबूत बनाता है और स्टिफ बनाता है। जैसे अगर कोलेनकाइमा लचीलापन दे रहा है तो स्क्लेरेनकाइमा उसको सख्त बना रहा है, ठीक है। अच्छा, कोई प्लांट है जो आपको याद आए जो थोड़ा सख्त हो, कोई पेड़ पौधा? अच्छा, कोकोनट याद आ रहा है? कोकोनट कितना हार्ड होता है कि नहीं? तो यानी कोकोनट के हस्क मतलब होता है कोकोनट का जो भूसा बोल सकते हो, जो कोकोनट का होता है, जो ब्राउन कलर का ऊपरी पार्ट होता है, वो जो होता है उसमें अब क्या होगा? स्क्लेरेनकाइमा होगा। यानी कोकोनट के हस्क में स्क्लेरेनकाइमा होता है। ये फिर हो गया आपका एग्जाम का मटेरियल, ठीक है, ये हो गया एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। तो कोकोनट के हस्क में स्क्लेरेनकाइमा पाया जाता है। इस वाली चैप्टर में जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं स्क्लेरेनकाइमा का टिश्यू देख लिया। अच्छा, इसके जो सेल्स होते हैं स्क्लेरेनकाइमा के, दीज आर डेड। अभी तक हम लोग उन दोनों के अलाइव देखा था, बट इसका डेड होता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया पार्ट। दूसरी चीज़ ये कि इसके जो वॉल्स होते हैं, मतलब स्क्लेरेनकाइमा का जो वॉल होता है उसमें लिग्निन होता है। लिग्निन इज प्रेजेंट। लिग्निन, ये लिग्निन वर्ड आप याद रखेंगे। लिग्निन किसी भी चीज़ में आ जाता है ना तो उसको हार्डन कर देता है, हार्डन कर देता है, सख्त बना देता है। तो स्क्लेरेनकाइमा में लिग्निन होता है, ये आप याद रखेंगे। और अल्टीमेटली अगर बोला जाए तो स्क्लेरेनकाइमा क्या प्रोवाइड कर रहा है हार्ड होकर या फिर स्टिफ होकर? इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ दे रहा है प्लांट को, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है सिंपल परमानेंट टिश्यू देख लिया, ठीक है। सिंपल परमानेंट में पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। चलो पिक्चर दिखा देती हूँ, देखो स्क्लेरेनकाइमा दिख रहा है आपको, इसके डेड सेल्स हैं, ठीक है। और ये इस तरह का ही होता है, इसमें भी बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने स्क्लेरेनकाइमा देख लिया। अभी अगर मैं एपिडर्मिस की बात करूं, एपिडर्मिस मैं बोल रही थी ना आप लोगों को कि एपिडर्मिस के नीचे होता है ये सब। तो एपिडर्मिस क्या होता है? अभी ये सिंपल सा डाउट आएगा, आना भी चाहिए। एपिडर्मिस क्या है? एपिडर्मिस जो है ये सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना होता है। सिंगल लेयर मतलब एक ही लेयर ऑफ सेल्स होती हैं इसमें, ठीक है। और ये जो है वो इम्पॉर्टेंट होती हैं क्योंकि ये कवर करके रखता है, कवर्स एंटायर प्लांट, एंटायर सरफेस ऑफ प्लांट, पूरे प्लांट के सरफेस को कवर करके रखता है। तो इससे क्या मिलेगा? यही प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। मेम्ब्रेन आपको याद है, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि सेल्स में मेम्ब्रेन होते हैं, वैसे ही टिश्यूज में एपिडर्मिस होता है जो प्रोटेक्ट करता है पार्ट ऑफ प्लांट्स को, ठीक है। तो ये इसका रोल है एपिडर्मिस का, ओके। तो इस तरह से हमने एपिडर्मिस भी देख लिया। एपिडर्मिस इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, एपिडर्मिस से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं बताती हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि एपिडर्मिस जो है वो जो एपिडर्मिस के जो सेल्स होते हैं, इसके भी तो सेल से बना होगा ना, है तो टिश्यू ही। तो इसके जो सेल्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर, वाटर रेजिस्टेंट लेयर। और अगर वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर है तो ये क्या कर रहा होगा? सोच के देखो, वाटर रेजिस्टेंट है यानी कि लॉस ऑफ वाटर से बचा रहा होगा, लॉस ऑफ वाटर से प्रोटेक्ट कर रहा होगा, प्रोटेक्शन दे रहा होगा। फ्रॉम व्हाट? लॉस ऑफ वाटर दे रहा होगा कि नहीं? और क्योंकि ये लॉस ऑफ वाटर से प्रोटेक्शन दे रहा होगा तो एक तरह से प्रोटेक्ट कर रहा होगा, यही तो इसका प्रोटेक्टिव रोल है। ये जो प्रोटेक्शन है इसी को समझाने के लिए बताया मैंने आपको, ठीक है। और इसमें नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती हैं, ठीक है। ज़्यादातर एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं वो सेल्स आर फ्लैट। अभी बोलोगे सेल कहाँ से आ गया टिश्यू में? सेल से ही तो बना है। एपिडर्मल सेल्स आर फ्लैट, ये आपको याद रखना। मोस्टली देखो
बायो में कोई भी चीज़ ना एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं होता कि यस इट विल बी, इट इज़ गोइंग टू बी, नहीं, मोस्टली लिखते हैं, जनरली लिखते हैं, क्योंकि बायोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ एक्सेप्शन, इसमें बहुत एक्सेप्शन होती हैं, तो इसीलिए दिक्कत ना हो। अब इतना एपिडर्मिस का ज्ञान क्यों बांटा मैंने, क्योंकि एपिडर्मिस जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बढ़ाऊंगी मैं इसके थ्रू स्टोमाटा। स्टोमाटा क्यों इम्पॉर्टेंट है, याद है आपको मैंने प्लांट के चैप्टर में बताया था पिछले क्लासेस में कि जो प्लांट होती हैं उसके पत्तों में स्टोमाटा होता है। स्टोमाटा एक छेद है, एक पोर है, ठीक है, जिसके अंदर गैस एक्सचेंज में मदद करता है, और ये जो गैस एक्सचेंज है वो ट्रांसपीरेशन करवाता है। ट्रांसपीरेशन क्या था, चलो पिछला रिवीजन करते हैं, हम लोग साथ मिलकर करते हैं, ठीक है। ट्रांसपीरेशन जो है, ट्रांसपीरेशन हमने पढ़ा था कि इट इज़ अ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। क्या होता है, जैसे हम ह्यूमन से, अगर मैं हर चीज़ ना ह्यूमन से करके दूंगी एग्जांपल, तो ना समझने में अच्छा रहेगा। ह्यूमंस की जब हम बात करते हैं तो जैसे हम लोग के बॉडी में पसीना चलता है कि नहीं, क्यों चलता है पसीना, क्या रीज़न है, कभी सोचा है? इसीलिए चलता है क्योंकि हमारे बॉडी को एक सर्टेन टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है। ज़्यादा गर्मी आ गया या ज़्यादा ठंडा आ गया तो हम लोग जो है वो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। तो क्या प्लांट कोई जीवित जंतु नहीं है? प्लांट भी तो जीवित जंतु है, उसको भी इसीलिए अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना होता है, और इस वजह से वो भी लॉस ऑफ वाटर करता है अपने बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, और इसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपीरेशन। और लेकिन ये किसके थ्रू होता है, ये एक छिद्र, एक पोर के तरफ से होता है, एक पोर, एक छिद्र के मदद से होता है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा। एक मिनट, आई एम सो सॉरी, ठीक है, इसको हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं। और यही स्टोमाटा जो है वो प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस पे। किसके एपिडर्मिस में? तो पत्तों के एपिडर्मिस पे, लीफ के एपिडर्मिस पे स्टोमाटा। और ये स्टोमाटा इज सो इम्पॉर्टेंट, आई कांट इवन टेल यू गाइस, मतलब आई कांट इवन बिगिन टू टेल यू कि कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टोमाटा से एक क्वेश्चन तो पक्का मान लो। पहला तो लोकेशन, तो क्या लोकेशन पता चला स्टोमाटा का, इसको मैं आपके लिए ईजी कर देती हूँ। क्या लोकेशन है आप लोग बताएं? एपिडर्मिस ऑफ लीफ, ये पता चल गया, पहला क्वेश्चन हमें मिल गया, ठीक, एपिडर्मिस ऑफ लीफ। दूसरा किस चीज में मदद करता है? तो ट्रांसपीरेशन, ये दूसरा क्वेश्चन मिल गया, पहला लोकेशन मिल गया। तीसरी चीज क्या कि तीसरी चीज ये कि स्टोमाटा जो है उसको अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो चलो स्टोमाटा दिखाते हैं, ये देखो ये स्टोमाटा है। स्टोमाटा का अगर स्ट्रक्चर देखें, ये है वो पोर, लेकिन ये स्टोमाटा जो है वो कवर होता है दो सेल से, इसको बोलते हैं गार्ड सेल, नाम है गार्ड। तो गार्ड भाई साहब क्या करते हैं, गार्ड सर क्या करते हैं, गार्ड करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। वैसे ये गार्ड सेल जो है इन्होंने ढक के रखा है स्टोमाटा के पोर को, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन आपको ये दिख जाएगा कि जो स्टोमाटा होते हैं उसको दो किडनी शेप्ड सेल जो गार्ड करके रखती है उनको क्या बोलते हैं, गार्ड सेल। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन हो गया आपका गार्ड सेल। गार्ड सेल कहाँ पाई जाएंगी स्टोमाटा में, क्या, कहाँ, कैसे शेप की होती हैं? तो किडनी शेप की होती हैं। कितने नंबर में होती हैं? तो 2 होती हैं। और ये क्या करती हैं, ये इंक्लोज करके ढक के रखती हैं, इंक्लोजेस दी स्टोमाटा। ये पता चल गया, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया, सॉरी तीसरा क्वेश्चन हो गया। ये तो पता चल ही गया कि एपिडर्मिस पे है। दूसरी चीज, स्टोमाटा के ऊपर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है, और ये क्लोरोप्लास्ट ही जो है फोटोसिंथेसिस कराते हैं, तो ये भी आपको पता चल गया। उसके अलावा क्योंकि ये स्टोमाटा एक टिश्यू ही है, एक सेल ही है, तो स्टोमाटा जो है इसके बारे में क्या पता चला आपको कि स्टोमाटा में न्यूक्लियस होगा, तो न्यूक्लियस दिख रहा होगा। उसके अलावा क्या होता है ना, स्टोमाटा का पूरा स्ट्रक्चर 3 चीज से कंप्लीट होगा। पहला तो एक स्टोमाटा वो जो पोर, दूसरी चीज जो होगी वो गार्ड सेल, और तीसरी सब्सिडियरी सेल, यानी गार्ड सेल के बाहर भी कुछ सेल है, सब्सिडियरी माने एक्स्ट्रा मान लो। तो यानी कि गार्ड सेल, ये स्टोमाटा का पोर है, ये 2 किडनी शेप गार्ड सेल हैं। इतने पे नहीं खत्म होगा स्टोमाटा, यहाँ पे कुछ सब्सिडियरी सेल्स होंगी। क्या होंगी? सब्सिडियरी, दूसरे सेल्स, सब्सिडियरी सेल्स, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया, ये हो गया था आपका गार्ड सेल। तो ये आपका पूरा स्टोमाटा का स्ट्रक्चर। स्टोमाटा इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये ट्रांसपीरेशन करा रहा है, स्टोमाटा नहीं होता तो ऐसा नहीं हो पाता, ठीक है। अच्छा, एपिडर्मिल सेल जो होते हैं ना वो रूट के, ये तो आपको लीफ का पता चल गया, ये लीफ का एपिडर्मिस सेल देखा था। बट एक और चीज मैं आपको बता दूं, रूट्स में भी एपिडर्मिस होते हैं। तो रूट का जो एपिडर्मिस होता है, रूट एपिडर्मिस फंक्शन क्या है, रूट के एपिडर्मिस का फंक्शन,
लीफ वाला अगर फोटोसिंथेसिस या ट्रांसपिरेशन करवाने में मदद कर रहा है तो लीफ वाला वाटर एब्जॉर्प्शन में करवाएगा। सिंपल सी बात नहीं है। जड़ों का क्या काम होता है, पानी ही तो खींचना होता है। तो इसीलिए ये हेयरी लाइक, तो रूट का एपिडर्मिस कैसा होगा, हेयरी होगा, ठीक है, मतलब इस तरह का। और ये क्यों होगा हेयरी, अगर केमिस्ट्री में जाएं इसकी तो ये इंक्रीज कर देगा सरफेस एरिया। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो कभी भी अगर आप कपड़ा सुखाने जाते हो, पसारते हो कपड़े अपने, तो क्या करते हो, उसको सिकुड़ के पसारते हो या फिर उसको फैला देते हो ना। क्यों फैलाते हो, ताकि जो ये है रूट, ताकि क्या है, सरफेस एरिया बढ़ जाए। और सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होता है कि जल्दी हो पाता है। सरफेस एरिया हमने देख लिया, ठीक है, कि सरफेस एरिया कैसे रूट एपिडर्मिस में हेयरी होता है, तो सरफेस एरिया होता है, उस वजह से अच्छे से वाटर एब्जॉर्प्शन हो पाता है। एक और पिक्चर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो है स्टोमाटा की। देखो पत्ते के ऊपर स्टोमाटा होता है, आपको दिख रहा है। अगर इसको क्लोजअप करके हम देखें तो ये देखो, ये ओपन स्टोमाटा है, यानी कि ये खुला हुआ है। तो अब इसमें क्या होगा, वही ऑक्सीजन वाली जो एक्सचेंज होती है ट्रांसपीरेशन में वो होगा। और एक होते हैं बंद, यानी कि इससे आपको ये पता चल गया स्टोमाटा हर वक्त खुला नहीं रहता है, ठीक है, स्टोमाटा खुलता और बंद होता है। इससे मैं आप लोगों को ये चीज़ मैंने आपको क्यों बताई, इससे आपको ये पता चल गया कि स्टोमाटा जो है वो खुला होता है और बंद होता है, दोनों अलग चीज़ें, हमेशा नहीं खुला होता। तो कब खुला बंद होता है यही जानना चाहेंगे। स्टोमाटा ओपन्स ड्यूरिंग डे, दिन के वक्त, ठीक है, दिन के वक्त खुला रहता है। क्यों, क्योंकि इसको उस टाइम CO2 डिफ्यूजन करवाना होता है, CO2 डिफ्यूजन कराना होता है, साथ में फोटोसिंथेसिस और बहुत सारी चीज़ें करानी होती हैं। तो स्टोमाटा खुलता है दिन के समय और बंद रहता है रात को, ठीक है, ये दिन को खुला होता है और क्लोजेस ड्यूरिंग नाइट के टाइम। क्यों, क्योंकि नाइट के टाइम उसको पानी बचाना है। देखो ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, पानी का लॉस होता है ना, तो रात के टाइम जब ये बंद होता है ड्यूरिंग नाइट, तो इट हैज़ टू सेव वाटर, पानी बचाना होता है, ये सारी चीज़ें बचानी होती है। रात के टाइम उसको कोई फोटोसिंथेसिस करना है नहीं ना, सूर्य तो है नहीं, तो रात के वक्त ये बंद रहेगा, ठीक है, दिन को खुला रहेगा और रात को बंद रहेगा। ये चीज़ मुझे आप लोगों को बतानी थी, ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है, स्टोमाटा के बारे में। इससे कभी दिमाग में कन्फ्यूजन ना रहे, हमारा यही यहाँ पे कार्य है। तो आपने देख लिया स्टोमाटा कहाँ होता है, एपिडर्मिस में होता है, क्या होता है, क्यों होता है, सब समझ चुके हैं हम लोग। अब हम लोग जाएंगे दूसरी तरफ, जो कि है एक और कॉम्प्लेक्स टिश्यू जिसका नाम है जाइलम और फ्लोएम। हम लोग प्लांट टिश्यू पढ़ रहे हैं तो अब जाइलम और फ्लोएम देखेंगे। पहली चीज़ तो एक चीज़ रट मार लो, जाइलम जल, जो से जाइलम, जो से जल, ये एक आपको तरकीब बताती हूँ याद रखने का। और फ्लोएम से फल, क्या याद रखोगे, फल यानी कि खाना, यानी कि क्या है, फल, फ्रूट, फूड ही है ना एक तरह से। तो यानी कि आपको ये याद रखना है, जाइलम जो है वाटर का ट्रांसपोर्ट करवाता है, किसका ट्रांसपोर्ट करवाता है, वाटर का। और जो फ्लोएम है वो किसका ट्रांसपोर्ट करवाता है, फूड का, फूड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये इसीलिए मैंने आपको बताया कि बस इतना भी पता रहेगा ना तो क्वेश्चन बना लोगे, फिर आपको मैं सोचना सिखा दूंगी कि कैसे बनाना है, ठीक है। तो हमने देख लिया जाइलम जल, फ्लोएम फल, ये वाली चीज़ देख ली। अभी देखो एक चीज़ बताती हूँ मैं आप लोगों को। पहली चीज़ तो ये है फ्लोएम से, ये पिक्चर इसीलिए लगाई है ताकि आपके लिए इजी रहे। फ्लोएम में क्या हो रहा होता है, वाटर एंड फूड दोनों का ट्रांसपोर्ट यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है, लेकिन फ्लोएम जो है वो 2 वे ट्रांसपोर्ट करता है। मैं आपको बताती हूँ क्या चीज़ है ये। एंड सेल हैव एंड वॉल्स विद परफोरेशन। देखो सिंपल सी बात है, फ्लोएम को क्या करना है, खाना पहुँचाना है, ठीक है, लेकिन क्या होता है ना, ऊपर से खाना बन के नीचे भी आ रहा होता है और नीचे से खाना ऊपर भी जा रहा होता है। सिंपल सी बात यह है कि मानो फोटोसिंथेसिस हुआ, पत्तों ने खाना बनाया, पत्तों ने का खाना जो है वो न्यूट्रिएंट है, उनके लिए भी तो एनर्जी है ना, तो उनके लिए भी जो एनर्जी है उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, हर एक पार्ट, जैसे कि तना हो गया, जैसे कि पत्ते हो गए, जैसे कि जड़, उनको वो एनर्जी चाहिए ना जिंदा रहने के लिए, तो खाना ऊपर से बना वो नीचे जाता है। साथ ही साथ रूट में भी कुछ ना कुछ फूड जो है वो नीचे से, कहीं में रूट में आपको पता फूड स्टोर हो जाता है, तो वहाँ से भी ऊपर जा रहा होता है। यानी कि 2 वे फ्लो है, ऊपर से भी जा रहा है, नीचे से भी जा रहा है। ये मैं इसीलिए आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि ये कल को कहीं किसी पेपर में दिख सकता है। ऑल्दो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है पर आप जानते नहीं हो, BPSC है, थोड़ा लेवल बढ़ा के, तो हम एक लेवल हल्का सा NCERT में घुस के NCERT का ही एक छोटा सा लेवल ऊपर पढ़ लेते हैं,
कि हमको कोई क्वेश्चन में दिक्कत ना हो, ठीक है, आपकी सहूलियत के लिए। अगर हम जाइलम की बात करें तो पता है आपको पानी ट्रांसफ़र करता है, तो सिर्फ पानी ही नहीं, जब भी वाटर की बात करें ना हम, तो वाटर और मिनरल दोनों की बात कर रहे होते हैं, यानी कि पानी भी और मिनरल भी, ठीक। इसमें वन वे फ्लो ही होता है, यानी कि नीचे से ऊपर ही जा रहा होता है। जैसे रूट कलेक्ट किया पानी, है ना, रूट का ही तो काम होता है, और वो ऊपर लेके जा रहा होता है। सिंपल सी बात है, ये चीज़ आप समझ लो। तो इस तरह से जाइलम और फ्लोएम देख लिया। अब मैं आपको बताती हूँ, जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं ना वो टिश्यू हैं, ठीक है। तो वो बहुत अलग अलग तरह के टिश्यू से बने, क्योंकि इनका काम सोच रहे हो ना कितना कॉम्प्लेक्स है। इनको पानी ऊपर से नीचे लेके जाना है। प्लांट के लिए तो यही इंपॉर्टेंट है ना, हमारे लिए जैसे ब्लड ट्रांसपोर्ट है, इनके लिए वाटर ट्रांसपोर्ट है, उसी में सारे मिनरल्स होते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि सिंपल सा होगा। तो यानी कि 4 तरह के अलग अलग एलिमेंट से एक जाइलम मिलके बनता है। आपको याद रखना है, एक होता है ट्रैकियार्ड, दूसरा वेसल, तीसरा जाइलम पैरेन्काइमा, तीसरा जाइलम फाइबर। अब बताती हूँ क्या क्या चीज़ है, एकदम नहीं घबराना है। देखो, जो जाइलम होता है इसमें आपको क्या याद रखना है मैं वो बताती हूँ आपको। देखो, अगर हम कह रहे हैं कि जाइलम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, तो उस कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ छोटे छोटे सिंपल चीज़ों से मिलके बनी होती है। तो यही 4 सिंपल चीज़ हैं। इसमें आपको क्या याद रखना है, क्या एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है कि एक इस पैरेन्काइमा जी को छोड़ दें, जाइलम पैरेन्काइमा जी को, यही एक लिविंग टिश्यू है। इसका मतलब लिविंग कंपोनेंट है। ये जो है इसमें लिविंग सेल्स होते हैं, यानी कि ये ग्रो करता रहता है। लिविंग का ही मतलब, इसके अलावा ये जो सारे हैं, ये आपका ट्रैकियार्ड हो गया, वेसल हो गया, या चाहे जाइलम फाइबर हो गया, ये सारे डेड हैं, ठीक है। इनमें कोई ग्रोथ नहीं हो रहा होता है। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस स्टेज पे जानना, ठीक है। बाकी ये आप अपना PDF खोलेंगे, इसके अंदर आप इसका स्ट्रक्चर चाहें तो ध्यान से देख सकते हैं क्या है नहीं है, पर इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। इस स्टेज पर इतना इनफ है। आगे पढ़ेंगे तो आगे जानेंगे, आपके क्वेश्चंस भी बन जाएं और ज़्यादा दिमाग पे बोझ भी ना हो। तो इस तरह से हमने सारा प्लांट टिश्यू देख लिया, कॉम्प्लेक्स भी और सिंपल भी। आपको यही चीज़ इससे टेक अवे करनी है कि कहीं पे भी पैरेन्काइमा दिखेगा आपको, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये पैरेन्काइमा वगैरह कुछ भी दिखा तो ये प्लांट से रिलेटेड है, ठीक है। मेरिस्टेम दिखेगा तो प्लांट से रिलेटेड है। मेरिस्टेम, इसको ऐसे भी याद रख सकते कि पीछे स्टेम बना हुआ है। स्टेम किस में होता है, प्लांट्स में होता है, तो ये प्लांट के लिए बस कुछ तरीके हैं, नेमोनिक्स हैं जो मैं आपको दे देती रहती हूँ। नेमोनिक्स का मतलब होता है तरीके याद रखने के, ठीक है। तो मैं देती रहती हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, नहीं भी यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल आपके ऊपर है। चलो, अब दूसरी चीज़ अगर हम लोग बात करें तो वो है एनिमल टिश्यूज़। एनिमल टिश्यूज़ की बात करें तो एनिमल्स में जो टिश्यू होते हैं वो अलग होते हैं प्लांट से। इसमें कोई आपको मेरिस्टेम या फिर परमानेंट नहीं डिस्टिंक्शन दिखेगा। इसमें डिस्टिंक्शन अलग तरह का है। पहला डिस्टिंक्शन इसमें जो है वो ये है कि एनिमल टिश्यूज़ जो होते हैं वो एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस, 4 तरह के। एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। चलो मैं इसके नाम से ही आपको समझाती हूँ क्या है। एपिथेलियल सब डिटेल में देखेंगे, चिंता की बात नहीं है। इसमें 2 तो आप पहले ही समझ सकते हो, मस्कुलर और नर्वस। नर्वस किससे आया है, नर्वस वर्ड आया है नर्व्स से। किससे आया है, नर्व से। नर्व्स कहाँ पे होता है, ब्रेन में। ब्रेन यानी कि दिमाग में, ठीक है। तो यानी कि ये ब्रेन से इसका कुछ कनेक्शन होगा। दूसरा आता है मस्कुलर टिश्यू। इसमें क्या आपको दिख रहा है, मसल दिख रहा है, रूट वर्ड है ना। मसल्स किस में होता है, हमारी बॉडी में मसल्स होते हैं। जिम में जाते होंगे तो पता होगा मसल्स के बारे में, अभी इतना जान लो तो बहुत है, ठीक। ये 2 तो नाम से ही पता चल गया। अब बारी आती है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या आपको इसका रूट वर्ड लग रहा है, कनेक्शन। देखो, रूट वर्ड बनाना इसलिए सिखा रही हूँ आपको कि एग्जाम में कई बार ऐसी चीज़ होगी जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया होगा या आपने भी कहीं नहीं पढ़ा होगा, पर अगर आप रूट वर्ड जान लो, कनेक्शन है। कनेक्शन किस चीज़ का हो रहा होगा, कोई 2 चीज़ों को मिला के कनेक्शन बन रहा होगा, है ना। वो क्या 2 चीज़ हैं, क्या कनेक्शन है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। और रही बात एपिथेलियल टिश्यू की, इसका रूट वर्ड है एपी, ठीक है। एपी यानी किसी चीज़ के ऊपर या पास में, यानी कि कुछ कवर कर रहा होगा। ये मैं आपको रूट वर्ड इसलिए सिखा रही हूँ, इससे क्या होगा, आप लोगों के लिए आसानी होगी। तो ये 4 टिश्यू हम लोग ध्यान से देखेंगे। उसके बाद बारी आती है ब्लड और मसल्स। ये दोनों टिश्यू हमारी बॉडी में होता है। अच्छा, ब्लड अगर आपको एग्जाम में दिखे तो ब्लड क्या है, देखने में तो लिक्विड है, पर ये है एक टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, तो ये याद रखेंगे। और मसल जो है वो मस्कुलर टिश्यू है, वो आपको याद रहेगा। चलो मैं आपको कुछ पिक्चरें दिखाती हूँ। देखो, ये देखो, ब्लड ऐसा दिखता है, ठीक है। बोन के टिश्यूज़ ये हो गए एपिथेलियल, ये पूरा कवर करके रखते हैं। ये होता है कार्टिलेज। अच्छा, कार्टिलेज के बारे में बात बताऊं तो अपने कान छुओ अभी, ठीक है, कान या फिर अपने नाक। आपको महसूस होगा कि काफ़ी
पतली सी कोई चीज़ है जो ना बेंड हो जा रही है, जो मुड़ जा रही है, ठीक है, मुड़ रही है, बेंड हो रही है। क्यों बेंड हो रही है, क्यों मुड़ जा रही है? क्योंकि ये कार्टिलेज हैं, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, ये बोन्स की तरह हार्ड नहीं होते, ये सॉफ्ट होते हैं, ये लचीले होते हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक। तो ये हमारे कान में, नाक के पास, कान की लोब में, ईयर लोब नहीं होता वहाँ पे, पूरे ईयर्स में, लोब नहीं, सॉरी ईयर में, ईयर ही पूरा का पूरा जो हम लोग का है वो आपको फील होगा कि एकदम लचीला है, क्योंकि वो कार्टिलेज से बना है। फिर बात करें एडिपोज टिश्यू की, तो एडिपोज टिश्यू क्या है ना, ये फैट है। हमारे बॉडी में जो फैट है, सेल्स होते हैं, वो सारे एक जगह जुड़ के एडिपोज टिश्यू बना देते हैं, और यही फैट जो है हम लोग को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। इसलिए इतना भी पतले होने के सपने ना देखें कि अपना फैट ही हटा दे बॉडी से, क्योंकि ये फैट प्रोटेक्शन है, इंसुलेशन है। किस चीज़ के लिए? हमारे जो ऑर्गन है अंदर, जैसे कि हार्ट, लंग्स, ये सारे ऑर्गन्स को ना ये कुशन करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। क्या? ये फैट टिश्यू। तो इसी वजह से ये इम्पॉर्टेंट है जानना। उसके बाद नर्वस टिश्यू, अभी बात की हमने, ब्रेन से रिलेटेड है, मसल की बात की, कनेक्टिव की बात की, ये सब अभी हम डिटेल में एक एक करके देखेंगे। चलो पहला हम लोग देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू। चलो स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू से। एपिथेलियल टिश्यू इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है वो कुछ कारणों से इम्पॉर्टेंट है, वो सारे कारण अभी मैं आपको बताऊंगी। पहली चीज़ तो आपको ये जानना है कि जो एपिथेलियल टिश्यू है वो क्या है, कवरिंग है। अगर मैं ये इसको अच्छे से लिखूं तो कुछ कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बताती हूँ। पहली चीज़, ये कवर करते हैं, कवरिंग टिश्यू है, कवरिंग टिश्यूज़, या फिर आप कह सकते हो और प्रोटेक्टिव टिश्यूज़, ये प्रोटेक्ट करके रखती हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ हैं। दूसरी चीज़ अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये कहाँ होते हैं, ये एपिथेलियल टिश्यू, ये जो होते हैं ये कवर करते हैं। क्या कवर करते हैं? अब ये कवरिंग टिश्यू तो कवर क्या करें, मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज़, ऑर्गन्स और कैविटीज़। अगर आपका ये एपिथेलियल टिश्यू नहीं होता ना, तो आप अपने एक दूसरे के पेट और हार्ट ये सब देख रहे होते, और फिर उसको प्रोटेक्ट कौन करता? ठीक है, यानी कि क्या हो गया, ये एक तरह से बैरियर भी है। किस चीज़ का बैरियर है? बैरियर है टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट्स, टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स। अच्छा, ये बॉडी सिस्टम क्या हुआ यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। सोचिए तो मन में, अभी बताऊंगी, बट आप सोचिए कौन से बॉडी सिस्टम की बात कर रहे हैं। बॉडी सिस्टम यानी कि नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड मेनी मोर, क्योंकि बहुत सारे सिस्टम है ना हमारी बॉडी में, आपको तो पता ही, ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये उन बॉडी सिस्टम्स की बात कर रहा है, एटसेट्रा। इनको सेपरेट, आप सोचो अगर एक साथ ये सारे हो जाएं, सेपरेशन ही ना हो इनमें, तो आपको ये सब एक दूसरे के काम में दाखिल लेने लग जाएंगे, दखल अंदाजी करने लगेंगे, और इस वजह से प्रॉब्लम होगी। अच्छा, क्योंकि ये सेल है तो कुछ टिश्यू से मिलके बने होंगे, तो जो इस सेल एपिथेलियल टिश्यू, सॉरी टिश्यू है तो सेल से मिलके बने होंगे, तो जो एपिथेलियल टिश्यू के, एपीटीएच लिख रही हूँ, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं उनके बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। तो इनके सेल टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है, इसके सेल्स जो हैं वो टाइटली पैक्ड हैं। टाइटली पैक्ड का मतलब एकदम चिपके हुए हैं एक दूसरे से, ऐसा इनका एक स्ट्रक्चर है। तो हमने स्ट्रक्चर देख लिया। अब एक चीज़ बताऊं मैं आपको, अगर कोई भी चीज़ एंटर करता है या लीव करता है बॉडी को, यानी कि अगर कोई भी चीज़ बॉडी के अंदर इंटर करना है, ठीक है, बॉडी के अंदर अगर एंट्री चाहिए किसी भी चीज़ को, तो इट मस्ट क्रॉस एटलीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियम। एक लेयर एपिथेलियम से तो होके जाना ही पड़ेगा, यानी कि एक तरह से ये गार्ड तो हुआ हमारी बॉडी का। गेट में अगर घुसना है किसी सोसाइटी के, किसी बिल्डिंग के, तो कौन खड़ा होता है उधर? गार्ड ही खड़ा होता है ना। तो एक तरह से ये गार्ड जैसा काम कर रहा है। एटलीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियम से तो कवर होना ही पड़ेगा, तो ये इंपॉर्टेंट था। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू के भी ना टाइप होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर के वजह से अलग अलग टाइप होते हैं और अलग अलग जगह पे होते हैं, इसीलिए इनका टाइप भी अलग अलग है। तो इनके टाइप्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्लेस दे आर प्रेजेंट। डिपेंडिंग ऑन व्हाट? डिपेंडिंग ऑन प्लेस दे आर प्रेजेंट, ठीक है, प्लेस दे आर प्रेजेंट as well as the structure, कैसा ये दिखता है उसके बेसिस पे भी। तो इस पे इसके टाइप्स हैं,
डिवाइडेड, ठीक। उसी को अब हम लोग डिटेल में देखेंगे। ये देखो सिंपल स्क्वामस, देखो पहले हम लोग बात करते हैं कि कैसा दिखता है, देखने के बेसिस पे कैसा है। तो पहली बात अगर हम लोग करें तो ये स्क्वामस देख रहे हो कैसे चपका हुआ सा है और कितने बड़े बड़े सेल्स हैं इसके। तो ये सिंपल स्क्वामस, क्यूबॉइडल एकदम क्यूब की तरह है, क्यूब की तरह दिख रहा है कि नहीं इसके सेल्स, तो इसलिए इसका नाम सिंपल क्यूबॉइडल है। फिर आता है सिंपल कॉलमनर, तो दिख रहा है किस तरह से कॉलम में बना हुआ, जैसा नाम है वैसा ही दिखता है, ठीक। उसके बाद स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस, स्ट्रैटिफाइड का मतलब कि लेयर्स में, स्ट्रैटा मतलब होता है, कहीं पे भी देखो यहाँ भी रूट वर्ड सिखाती हूँ कैसे निकालते हैं, स्ट्राटा से बना है, ठीक। और स्ट्राटा का मतलब होता है लेयर्स, तो यानी कि स्क्वामस जैसा ही दिखेगा लेकिन लेयर्स में होगा, है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं, देखो देख पा रहे हो, इसलिए पिक्चर लगा के देखने की कोशिश करा करो ना, विजुअल मेमोरी बहुत अच्छी होती है हमारी। फिर बारी आती है स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल, वही सिंपल है, क्यूबॉइड का स्ट्रैटा लेयर में है, एक से ज़्यादा, एक लेयर, दो लेयर। वैसे स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर, देखो स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है, यानी लगता रहता है कि इसमें लेयर है, स्ट्रैटा है, पर कोई स्ट्रैटा नहीं होता है स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर में। बेसिकली क्या होता है ना, एक के बाद एक चिपके हुए रहते हैं, तो लगता है कि ये सारे कॉलमनर है पर होते नहीं हैं। और एक हुआ ट्रांजिशनल, यानी कि सीधे ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, मतलब यही होता है ना कि अचानक से बदलना कोई चीज़, ठीक है, बदल जाना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख रहे हो कि इस तरह से क्यूबॉइडल से कोलुमनर में चेंज हो गया, तो यानी कि यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है। तो ये अलग अलग तरह के एपिथीलियम है। अब इन एपिथीलियल सेल्स का लोकेशन में कौन से सेल कौन सी जगह लोकेटेड है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देखो, ये तो आपको एग्जाम में ऐसे पूछ देगा, एक बता रही हूँ कैसे आएगा एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि सिंपल क्यूबॉइडल is a type of which tissue, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, आप क्या लगा के आओगे, एपिथेलियम। यानी आपको ये जानने की ज़रूरत है कि स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, स्ट्रैटिफाइड, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, ट्रांजिशनल, ये सारे एपिथेलियम के टाइप हैं। इतना इस स्टेज पे जानना मोर देन इनफ है। फिर बात करते हैं एपिथेलियल सेल कौन से कहाँ पाए जाते हैं। चलो पहला देखते हैं। देखो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम कहाँ होता है, आप ये पिक्चर में देख के याद करोगे। ये होते हैं आपके लंग्स के पास, ठीक है, जैसे कि सैक ऑफ लंग हो गया, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। और लंग्स का काम क्या है, न्यूट्रिएंट एक्सचेंज करना, गैसेज एक्सचेंज करना, तो ये भी उसी में मदद कर रहा होगा, है ना। फिर बारी आती है सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, यानी कि कॉलमनर तो है पर ऊपर सीलिया है। अच्छा, आप सोचो कहाँ हो सकता है। आपको पता है ना कि लंग्स में ट्रैकिया, ब्रोंकाई वगैरह होता है, यूट्रस होता है, यहाँ पे ना ये सीलिया प्रेजेंट होता है, ठीक। तो आपको ये दोनों याद रखें नाम, यूट्रस और ट्रैकिया में सीलिएटेड कॉलमनर है। सिंपल क्यूबॉइडल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो क्यूब जैसा ऊपर दिख रहा था वो किडनी में होता है, ठीक है, किडनी और ट्यूब्स में। और सिंपल स्मूथ कॉलमनर एपिथेलियम कहाँ होता है, स्मूथ नाम है, ये आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में होता है। ये चिंता नहीं करना, ये याद हो जाएगा आप लोगों को, एक दो क्वेश्चन बनाओगे ना और ये फिगर एक दो बार देख लोगे तो याद हो जाएगा, इसलिए आपको PDF प्रोवाइड की जाती है, ठीक। तो इस तरह से आपने लोकेशन देख लिया एपिथेलियम टिश्यू का और जान भी लिया कि एपिथेलियम टिश्यूज क्या होते हैं, क्या इनका रोल है, ठीक। एक चीज़ मैं और आपको बताऊँ, एक होता है ना ग्रैंडुलर एपिथेलियम, एक और एपिथेलियम होता है जिसको बोलते हैं ग्रैंडुलर एपिथेलियम, ग्रैंडुलर नहीं सॉरी ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर। इसका रूट वर्ड क्या हो सकता है, रूट वर्ड का मतलब कहाँ से शुरुआत हुई, रूट क्या है इसका। ग्लैंडुलर में रूट वर्ड है ग्लैंड, ठीक है। तो ये क्या काम कर रहा होगा, आप ही सोचो, स्पेशलाइजेशन एज अ ग्लैंड सेल, एक ग्लैंड सेल की तरह स्पेशलाइज कर रहा होगा, स्पेशलाइजेशन एज अ व्हाट, एज अ ग्लैंड सेल, ग्लैंड सेल की तरह स्पेशलाइज कर रहा होगा। अब एक ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं बॉडी में, आप जानते हो, स्वेट ग्लैंड, टीयर ग्लैंड एटसेट्रा, स्वेट ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, ब्ला ब्ला, मतलब अलग अलग तरह के मेमोरी ग्लैंड्स एटसेट्रा, ब्ला ब्ला मत लिखना, वो बोल दिया था मैंने। एक और ग्लैंड का एग्जांपल दे देती हूँ, लैक्रिमल ग्लैंड, लैक्रिमल, ये नाम आप थोड़ा याद रखेंगे। ये जो लैक्रिमल ग्लैंड होता है ना, यहीं से आंसू निकलते हैं, टीयर ग्लैंड, ठीक है, आँखों में होता है, ये आइज़ में प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ ग्लैंड आपको नाम याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इस तरह से हमने ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी देख लिया, हमने पूरे टाइप्स ऑफ एपिथेलियम देख लिया। अब अगर मैं नीचे जाऊं और आपसे कनेक्टिव टिश्यू की बात करूं तो ये है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है।
कनेक्टिव टिश्यूज़ को मैं स्टार मार्क कर देती हूँ, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू ही है ना जिससे क्वेश्चंस आने के काफ़ी ना चांसेस होते हैं और आते भी हैं। चलो पहले बताती हूँ। कनेक्टिव टिश्यू भी दो तरह के होते हैं, एक कनेक्टिव प्रॉपर, एक स्पेशलाइज्ड। अब नाम से ही सोचो, स्पेशलाइज माने कुछ स्पेशल काम कर रहा होगा, है ना। और कनेक्टिव प्रॉपर का मतलब हुआ कि ये लूज़ है, ऐसा कोई स्पेशल काम नहीं है, बस ये भी कनेक्ट कर रहे हैं, प्रॉपरली कनेक्ट कर रहे हैं। तो जो कनेक्टिव प्रॉपर होते हैं उसमें 3-4 तरह के टाइप होते हैं, जैसे म्यूकस कनेक्टिव, डेंस कनेक्टिव, लूज, रेटिकुलर, इसमें इरेगुलर, इलास्टिक, रेगुलर। लेकिन हमको इम्पॉर्टेंस रखना है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू पे। स्पेशलाइज 4 तरह के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ब्लड, बोन, कार्टिलेज, एडिपोज, ठीक है। और एक और टिश्यू होता है जो हमको पढ़ना है, वो है नर्वस टिश्यू। क्या पढ़ना है हमें? नर्वस टिश्यू। और नर्वस टिश्यू इज़ नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, ये चीज़ याद रखनी है, यानी दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड की जब हम बात करें, आपको यही जानना, आप ये कनेक्टिव प्रॉपर भूल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशलाइज्ड की बात की जाए तो जैसे ब्लड है, ब्लड आपने अच्छे से पहले ही पढ़ा है पिछले चैप्टर्स में। बोन की बात की जाए तो बोन स्पेशलाइज्ड टिश्यू भी 2 तरह के होते हैं, कॉम्पैक्ट, ट्रेबिकुलर। 2 तरह के बोन होते हैं, कॉम्पैक्ट बोन होता है, एक ट्रेबिकुलर होता है, एक कॉम्पैक्ट नहीं होता है, ठीक। दूसरा हो गया कार्टिलेज। मैंने अभी आपको बताया कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है कार्टिलेज। कार्टिलेज भी 3 तरह के होते हैं, इलास्टिक, हाइलिन, फाइब्रो कार्टिलेज। इलास्टिक टाइप के होंगे, एक हाइलिन होंगे, एक फाइब्रो, मतलब फाइबर भी होगा, कार्टिलेज भी होगा। वही अगर एडिपोज टिश्यू की बात की जाए, जो फैट होता है, ये भी 2 तरह का होता है, वाइट फैट, ब्राउन फैट। इसके बारे में अगर मैं आपको बात बताऊं तो जो बच्चे जन्म लेते हैं ना, जब कोई न्यू बॉर्न होता है ना, उसके अंदर ब्राउन फैट होता है, याद रखेंगे। ब्राउन फैट इज इन फाउंड इन न्यू बॉर्न। ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इन न्यू बॉर्न बेबीज। रीज़न पता है क्यों ब्राउन फैट प्रेजेंट होता है न्यूबॉर्न बेबी में? जो नया बच्चा होता है वो आपसे 10 गुना ज़्यादा हीट जो है ना वो उसके ब्राउन फैट क्रिएट करता है। जो ब्राउन फैट है वो, अगर गर्मी की बात की, फैट का क्या काम है? गर्मी प्रदान करना, तभी तो इंसुलेट कर रहा है। तो जो ब्राउन फैट होता है ना वो ज़्यादा हीट प्रोवाइड करता है, इसलिए कभी भी आप कोई छोटे बच्चे को शिवर करते नहीं देखोगे, वो उतना कांपता नहीं है, आपसे अच्छे से वो रह सकता है बिना स्वेटर के। आप ठिठुर जाओगे, बच्चा नहीं ठिठुरेगा, क्योंकि ब्राउन फैट में इट हैज़ मोर हीट कैपेसिटी। क्या होता है? ब्राउन फैट हैज़ मोर हीट कैपेसिटी, ज़्यादा हीट जनरेट करता है। और इस वजह से छोटे बच्चे जो हैं, ये चीज़ आप मान लें, छोटे बच्चे जब जन्म लेते हैं ये लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं और इन लोगों का बॉडी जो है बिल्ट इन हीटर की तरह काम करता है, इसलिए ये शिवर विवर भी नहीं करते हैं, ठीक है। दिस इज़ काइंड ऑफ बिल्ट इन हीटर। बच्चे जो होते हैं ना, आपको मैं एक बात बता दूं, न्यू यंग बहुत स्ट्रांग होते हैं, ये बात पता नहीं होती लोगों को, इसलिए साइंस और अवेयरनेस की ज़रूरत है, ठीक है। बिल्ट इन हीटर की तरह काम करता है। अब थोड़ा सा नर्वस टिश्यू देख लेते हैं। जब नर्वस टिश्यू की बात आ रही है तो नर्वस टिश्यू जो है उनका काम है काफ़ी स्पेशलाइज्ड, मानते हैं कि नहीं? स्पेशलाइज काम है। क्या स्पेशलाइज काम है? तो ये जो होते हैं वो ब्रेन स्टिम्युलेशन जो है उसको ट्रांसफ़र करवाता है कि नहीं? तभी आपके ब्रेन में सिग्नल्स जा पाती हैं, सिग्नल्स ट्रांसफ़र हो पाते हैं। और जो नर्वस टिश्यू होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट से बना होता है ये। कौन सा? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये नर्वस सिस्टम है बेसिकली, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ये तीनों के अंदर आपको क्या मिल जाएगा? आपको दिखेगा नर्वस टिश्यू, ठीक है। और ये जो नर्व्स होते हैं जिससे मिल के नर्वस टिश्यू बनता है, इस नर्व्स को न्यूरॉन भी बोलते हैं। तो अगर एग्जाम में न्यूरॉन्स दिखे तो आप याद रखेंगे ये नर्व्स ही होते हैं, और इन कहाँ पे होते हैं? ब्रेन में होते हैं, ठीक है। तो इस तरह का ये अलग अलग टिश्यू है। अच्छा, अगर अब हम लोग बात करें तो एक और टिश्यू टाइप है जिसको हम लोग इधर ही पढ़ लेते हैं, वो है मस्कुलर टिश्यू। बात की थी ना हमने मस्कुलर टिश्यू की। तो अगर मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो मस्कुलर टिश्यू जो होता है वो क्या होता है? ये इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? इलोंगेटेड सेल्स, यानी कि बहुत ही लंबे से सेल्स होते हैं, ठीक। और ये जो है मसल फाइबर होते हैं। इनमें एक स्पेशल प्रोटीन होता है, आपकी मैं वही सारी चीज़ें बता रही हूँ जो एकदम काम की हैं। स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं इसमें जो इनके मूवमेंट में मदद करती हैं। वो स्पेशल प्रोटीन का नाम थोड़ा सा आप लोग जान लें, ठीक है। स्पेशल प्रोटीन्स जो होती हैं वो होती हैं एक्टिन और मायोसिन। क्या होती हैं? एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन एंड मायोसिन,
ये कुछ प्रोटीन्स होती हैं इनमें, स्पेशल प्रोटीन मसल्स में, तभी ये मसल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह हो भी पाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये कुछ प्रोटीन्स थे जो आप लोगों को जानने ज़रूरी थे। इसके अलावा जो मसल टिश्यू होता है ना, इसके टाइप्स होते हैं, ठीक है। इसके टाइप दो तरह के होते हैं, एक होता है वॉलंटरी और दूसरा होता है इनवॉलंटरी। देखो नाम में ही आपको इसका काम समझ में आ जाएगा अगर आप समझते हैं वॉलंटरी क्या होता है। वॉलंटरी यानी कि स्व इच्छा से, ठीक है, स्व इच्छा से मतलब खुद की इच्छा से, ठीक, खुद की इच्छा से। लेकिन जो इनवॉलंटरी होता है वो होता है विदाउट योर विल, अपने ऊपर नहीं है, अपने ऊपर इच्छा नहीं है, स्व इच्छा नहीं है, ठीक है। तो जब कुछ ऐसे टिश्यूज़ जो आपकी मर्ज़ी हो तो आप अपना हाथ हिला सकते हो कि नहीं, अगर आप अभी बैठे हो अपना हाथ हिला सकते हो, पैर हिला सकते हो जब आपका मन हो। लेकिन क्या आप अपने हार्ट को बोल सकते हो अभी तुम बीट होना बंद हो जाओ, या अपने लंग्स को बोल सकते हो अभी तुम सांस मत लो भाई? नहीं ना, क्योंकि वो इनवॉलंटरी है, वो आपके बस में ही नहीं है। तो इस बेसिस पे अलग अलग टाइप के मसल टिश्यू होते हैं, उसको अब हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे। देखो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मसल्स की बात की जाए तो वॉलंटरी मसल्स कॉन्शियस विल से काम करते हैं, जैसे आपके हाथ के जो मसल्स होते हैं इनको स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं, जो वॉलंटरी मसल होते हैं, क्योंकि ये स्केलेटल टिश्यूज़ में होता है। स्केलेटन वैसी चीज़ होते हैं जो बोन से अटैच्ड है, मूवमेंट में मदद करते हैं। और अगर जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको दिखेगा जो ये स्केलेटल मसल्स होते हैं, अगर ये स्केलेटल मसल तो इस तरह के उसमें स्ट्रिएशंस होते हैं, इस तरह के मार्क्स बने होते हैं। ये मार्क जो होते हैं ये अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड होता है, लाइट और डार्क बैंड। इससे आप पता कर सकते हो कि ये आपका स्केलेटल मसल है। क्या है? स्केलेटल मसल, क्योंकि इसके अंदर ये लाइट और डार्क बैंड बने होते हैं। ये बस देखने के टाइम आपको पता चलता है। दूसरे टाइप ऑफ मसल्स जो होते हैं वो होता है स्मूथ इनवॉलंटरी मसल्स। क्या होते हैं? स्मूथ या इनवॉलंटरी मसल्स। स्मूथ और इनवॉलंटरी मसल्स की बात अगर करी जाए तो ये एक ऐसे मसल्स होते हैं जो आपके हाथ में नहीं होते हैं मूव करना, आप रेगुलेट नहीं कर सकते अपने विल से। जैसे मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल दिखाया, क्या आप अपने एलिमेंट्री कनाल को बोल सकते हो कि भाई अब तुम जो है ना खाना मत पचाओ, या फिर अपने ब्लड को बोल सकते हो कि नहीं अब मेरे को मन नहीं कर रहा है कि मैं अपने ब्लड इधर से उधर भिजवाऊँ? नहीं करवा सकते, क्योंकि आपके विल पे नहीं है। अगर इनके बारे में जानना है कि ये कैसे दिखते हैं तो ये ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जिनके सेल्स जो होते हैं ना वो स्पिंडल शेप्ड होते हैं। कैसे होते हैं? स्पिंडल शेप्ड होते हैं। तो उससे क्या होता है, नहीं इस तरह के दिखते हैं, इस तरह के ऐसे होते हैं ये वाले सेल्स। एक मिनट मैं अच्छे से पिक्चर बना देती हूँ। देखो स्पिंडल शेप ऐसा होता है, ऐसा, हाँ ठीक है, ये स्पिंडल शेप के होते हैं ऐसे, इसके सेल्स ऐसे होते हैं और फिर इस तरह का पूरा टिश्यू होता है। ओके तो ये होते हैं स्मूथ। स्मूथ इसीलिए इनका नाम है कि इनके ऊपर इस तरह के स्ट्रिएशंस नहीं है, ये मार्क नहीं है लाइट और डार्क बैंड के। तो ये हो गए आपके स्मूथ मसल, ठीक, स्पिंडल शेप्ड हो गए और साथ ही साथ इसमें किसी तरह का स्ट्रिएशन नहीं। और आखिर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक मसल। कार्डियक यानी कहाँ होगा? कार्डिया मैंने आपको पहले बताई है, हार्ट से रिलेटेड होता है, कहीं भी हार्ट पे होता है, इसको कार्डियक मसल बोलते हैं। ये मसल्स में एक स्पेशल पावर ये होता है कि ये धक धक जो फीलिंग नहीं होती हार्ट में, वो क्यों होती है? वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन के वजह से होता है। किस वजह से होता है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन के वजह से। ये देखो, ये इसकी बात कर रही हूँ, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। यही रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन के वजह से हार्ट धक धक कर सकता है। और इसके सेल जो होते हैं ये भी सिलेंड्रिकल होते हैं, जैसे ऐसे सिलेंडर की तरह, जैसे इसके थे सिलेंडर की तरह स्केलेटल के, वैसे ये भी सिलेंड्रिकल होते हैं। ब्रांच होते हैं यूनिन्यूक्लिएट, एक न्यूक्लिया होता है, इसमें भी कोई स्ट्रिएशन नहीं होता। तो इस तरह से हम ये समझ चुके हैं कि किस तरह से तीन तरह के वॉलंटरी मसल में हमने देखा, स्केलेटल देखा, स्मूथ देखा और कार्डियक देखा। इस तरह से हमारा जो है वो नर्वस भी ख़त्म हो गया, मस्कुलर भी ख़त्म हो गया, कनेक्टिव भी हो गया। तो एनिमल टिश्यू इन क्रक्स या फिर कंक्लूजन इतनी सारी चीज़ें थी। तो अब अगर हम लोग बुक पे आएँ तो हमने ये सारी चीज़ें जो टिश्यू की है वो कंप्लीट की। टिश्यू एक बहुत ही बड़ा चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एनिमल प्लांट टिश्यू किया हमने, एक एक चीज़ें देखी, जाइलम देखा, फ्लोएम देखा हमने। ये देखो ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन्स होते हैं, ऐसे नर्व सेल्स हैं, इसके बारे में बात की हमने, एक एक चीज़ें देखी हमने, परमानेंट मेरिस्टेमेटिक देखा हमने, टाइप्स भी देखे सिंपल के, हमने कॉम्प्लेक्स के टाइप्स देखे। फिर हम एनिमल टिश्यू में आए, हमने एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर सब किया, हमने स्ट्रक्चर देखी, स्क्वामस, क्यूबॉइडल, साथ ही साथ हमने ये भी देखा ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक बहुत ही मेजर चैप्टर था। अगर हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से कहें, बायोलॉजी का एक तरह से बोला जाए तो शुरुआत एकदम कोर बायोलॉजी का यहीं से होता है।
और इससे क्वेश्चन आने के भी बहुत चांसेस और आए भी हैं। वो चलो अब हम देखते हैं कौन से क्वेश्चन आए हैं, कुछ क्वेश्चन साथ में सॉल्व करते हैं। चलो लेट्स प्रैक्टिस। तो चलो पहला क्वेश्चन अगर आता है जो CDPO के पेपर में आया है वो ये है कि कौन सा ऐसा मसल होता है जो कनेक्ट करता है बोन को बोन से, ठीक है, बोन से क्या कनेक्ट करता है, तो ये होते हैं टेंडन। आपको याद रखना है टेंडन और लिगामेंट, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। टेंडन हमेशा याद रखेंगे जो होता है वो होता है मसल टू बोन, क्या होता है, मसल टू बोन। और लिगामेंट जो होता है वो होता है बोन टू बोन, बोन टू बोन। ये क्या है, ये कनेक्शन करवा रहा है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट हुआ। तो दो चीज़ें आपको याद रखनी थी, टेंडन और लिगामेंट। और ये क्वेश्चन तो लाइक बहुत फेमस है। लिगामेंट इज बोन टू बोन, टेंडन इज मसल टू बोन। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, एक तरीका है टेंडन मसल टू बोन, है कि नहीं, मसल से बोन, पर लिगामेंट इज बोन टू बोन, राइट, बोन टू बोन, खत्म। देखो टेंडन जो है वो थोड़ा छोटा है, लिगामेंट थोड़ा बड़ा है ना। तो दो बोन अगर साथ में एक जगह लगाएंगे तो वो ज़्यादा लंबा आएगा कि एक छोटा सा मसल उसको बोन से लगाएंगे तो ज़्यादा लंबा आएगा। मतलब एक तरीका बता रही हूँ याद करने का। एक लिगामेंट ही है जो ज़्यादा बड़ा होगा क्योंकि इसमें दो बोन्स है, इसलिए इसमें ज़्यादा लेटर्स भी हैं। ये तरीका याद करने का, आप चाहो तो बिल्कुल इसको स्किप कर सकते हो, आपके ऊपर है, ये आप याद रखोगे। चलो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन चलो सॉल्व करते हैं। वो ये है कि द टिश्यू इंक्लोजिंग मेम्ब्रेन ऑफ हार्ट इज, हार्ट के पास जो मेम्ब्रेन होता है वो टिश्यू कौन सा होता है, तो वो होता है पेरिकार्डियम। ये आपको याद रखना है, ठीक है। टेंडन के बारे में बात करा जाए तो एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है जो अटैच करता है मसल से बोन को, और लिगामेंट जो है वो बोन से बोन को, जो मैंने आपसे बात की। अच्छा एक और क्वेश्चन कि इसमें से कौन सा ऐसा मसल है जो डिस्क्राइब कर रहा है कि वो हार्ट में होगा। कौन सा मसल हार्ट में होता है, कार्डियक, स्ट्रिएटेड या स्मूथ, तो कार्डियक होता है। अच्छा इसमें से कौन सी प्रोटेक्टिव टिश्यू है बॉडी की, अभी मैंने आप लोगों को पूरा बताया, अगर ध्यान से सुना होगा तो इससे आपके लिए हलवा है क्वेश्चन। क्या मसल प्रोटेक्ट कर रहा था, नहीं। कनेक्टिव टिश्यू प्रोटेक्ट कर रहा था, नहीं। लेकिन एपिथेलियल क्या था, कवर कर रहा था, प्रोटेक्ट कर रहा था। अच्छा ऐसा कौन सा टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है एनिमल में जिसमें फैट स्टोर होता है, कौन सा था, मैंने क्या बताया था आप लोगों को, कॉन्ड्रोसाइट नहीं, ऑस्टियोसाइट नहीं, रेटिकुलोसाइट नहीं, लेकिन हमने एडिपोसाइट की बात की थी, हमने ब्राउन फैट और वाइट फैट की बात की थी, वो क्या थे, एडिपोसाइट थे। अच्छा एक और क्वेश्चन है जो आप बहुत लोगों के दिमाग में आता, बचपन से सुना होगा कि ऊँट जो होता है वो अपनी हम्प में, अपनी पीठ के ऊपर जो उसका हम्प होता है इस तरह का, उसमें पानी स्टोर करता है। बिल्कुल गलत, उसमें पानी नहीं स्टोर करता ऊँट, उसके अंदर स्टोर करता है ऊँट फैट, ठीक है। और ये फैट कौन से टिश्यूज़ होते हैं, एडिपोज टिश्यू, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। दूसरी चीज़ ऐसा कौन सा इसमें से कौन से कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, ये बताइए तो, बोन है कि नहीं है, ब्लड है कि नहीं है, कार्टिलेज है कि है कि नहीं है, लेकिन नर्व्स था, नहीं था, तो नर्व्स जो है वो हो गए आपके नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि क्वेश्चन में नॉट था, ये ध्यान देना है। अच्छा ये दो क्वेश्चन प्रीवियस क्लास के सेल के टॉपिक के ऊपर है, ठीक है। पहला था ये कि किसने डिस्कवर किया सेल को, और दूसरा ये इसमें से कौन सा है जो क्लोरोप्लास्ट को सेल्फ रेप्लिकेशन के लिए क्वालिफाई कराता है। ये दोनों क्वेश्चन हो गए आपके क्वेश्चन ऑफ द डे। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो आप लोग साथ में पढ़ रहे हैं, आप लोगों की भी क्रेडिबिलिटी होगी, मुझे भी पता चलेगा आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं। तो कॉमेंट सेक्शन मुझे बताएंगे, आपका रिविजन है ये पिछले क्लास का। आज से क्वेश्चन ऑफ द डे मैं कोशिश करूँगी कि पिछले क्लासेस का दूँ, ताकि रिविजन बना रहे। बिना रिविजन के भाइयों बहनों, माय फ्रेंड्स, कोई मतलब नहीं है इसका, ओके। सो आई होप यू गाइज आर स्टडिंग, यू गाइज आर रिवाइजिंग एंड एट द सेम टाइम यू गाइज आर एंजॉइंग दीज क्लासेस। हम 9th के सेकंड चैप्टर में, बहुत जल्दी 9th भी खत्म हो जाएगा। बड़े चैप्टर्स होंगे, बड़े वीडियोस होंगे, बट जल्दी ओवर भी होगा और बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल भी होगा आप लोगों के लिए। तो बस स्टे ट्यून्ड एंड पढ़ते रहें। चलिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। मिलती हूँ दूसरी क्लास में।